हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए आल चैप्टर से। तो हमारा जो वीडियो है सभी चैप्टरों के लिए हमने सभी चैप्टरों से लिया है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चनों को लिया, इसलिए हमने लिखा टॉप क्वेश्चन। तो आइए, ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो है। पार्ट 2 तक का वीडियो बन गया, अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट 3 का वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो नंबर या 3 नंबर में पूछता है। तो ये देखते हैं क्या है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। देखिए, चित्र द्वारा समझते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए, ये हमारा है मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष है, और ये जो हमारा है प्रकाश की किरण यहाँ से गुजर रही है। तो देखिए, यहाँ से जब वो लेंस से टकराएगी तो उसके बाद जब इसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के बाद ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसको देखिए जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु को हम द्वितीय फोकस फोकस कहते हैं, इसलिए हमने लिखा है F2। F1 मतलब प्रथम फोकस और F2 का मतलब द्वितीय फोकस। तो ये हमारा होता है द्वितीय फोकस कि मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर है, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जब टकराएगी लेंस से तो उसका अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु को ही कहते हैं द्वितीय फोकस। तो ये इस बिंदु पर काट रही है तो इसे हम कहते हैं क्या, द्वितीय फोकस। ये हमारा होगा द्वितीय फोकस, और ये हमारा होगा मुख्य अक्ष और इसके समांतर प्रकाश की किरण चल रही है। ये हो गया हमारा क्या, प्रकाश की किरण, ये है हमारा प्रकाश किरण, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो ये होता है हमारा द्वितीय फोकस, लेंस का द्वितीय फोकस। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। तो आइए देखते हैं प्रकाश के व्यतिकरण से क्या होता है, इसका व्यतिकरण। देखिए आंसर, देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयन वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण, अध्यारोपण का मतलब एक किरण दूसरे किरण पर आरोपित हो जाती है, इसको काटती है। अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये होता है हमारा प्रकाश। तो देखिए, देखिए ये कोई हमारा माध्यम है, इस माध्यम में हमारा क्या कह रहा है कि एक ही आवृत्ति में दो दो तरंगे, तो मान लीजिए एक तरंग हमारा ये है और एक तरंग हमारा इधर से जा रहा है, इस प्रकार से एक तरंग हमारा ये है। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयन वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। देखिए, जब दो किरण हमारे समान आवृत्ति और माध्यम में चलेंगी तो देखिए, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इनका परिणामी तरंग है, देखिए यहाँ पे कम है, यहाँ पे अधिक है, इसका यहाँ पे कम है, यहाँ पे अधिक है। तो यही जो इनका जो इनका जो तीव्रता, परिणामी तीव्रता है, कुछ बिंदुओं पर अधिक होती है और कुछ बिंदुओं पर कम होती है। इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। तो ये है हमारा इसका परिभाषा का, फिर से देख लीजिए कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयन वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को ही व्यतिकरण कहते हैं। देखिए, कुछ बिंदु पर हमारा जो है अधिक है, कुछ बिंदु पर हमारा क्या है, कम है। तो ये होता है हमारा प्रकाश का व्यतिकरण। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है,
प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो आइए देखते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें कौन-कौन सी हैं। देखिए, पहले आपको किस प्रकार से लिखना है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। उसके बाद आपको लिखना है। देखिए, पहला क्या है, दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। देखिए, अभी आपको प्रकाश के व्यतिकरण में हमने बताया कि दोनों स्रोत जो हैं, जहाँ से किरणें निकल रही हैं, दोनों किरणें, स्रोत का मतलब जहाँ से उत्पन्न हो रही है, जहाँ से निकल रही हैं, तो उस दोनों का स्रोत क्या है, कह रहा है कि एक दूसरे के निकट होने चाहिए। देखिए, एक दूसरे के निकट है स्रोत। दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण यानी का मतलब देखिए ये संकीर्ण में है, और देखिए स्रोत जहाँ पे निकला है ये संकीर्ण होने चाहिए। दोनों तरंगे के आयाम बराबर होने चाहिए। इनके जो आयाम है ये क्या, बराबर होने चाहिए। और देखिए, दोनों स्रोतों की आवृत्तियाँ तथा तरंगदैर्घ्य बराबर होने चाहिए। इनकी जो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य है दोनों की बराबर होनी चाहिए। यही है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या थीं? तो आइए देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की प्रमुख कमियां क्या क्या थीं। तो देखिए, हम दो कमियों को जानेंगे। देखिए, पहला क्या है कि पहले आपको लिखना है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य दो कमियां, हेडिंग डालना है। उसके बाद लिखना है आपको। देखिए, पहला कमी क्या था, रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ये कथन गलत है। तो देखिए, रदरफोर्ड ने क्या कहा, देखिए हमारा होता है क्या, एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। और अगर ऐसा होता तो क्या करता, तो इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता, ऊर्जा निकालता, तो ये क्या करता है, इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी। जब इसकी इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, नाभिक की ओर जाता रहेगा, और एक समय क्या आएगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। यही कहा था रदरफोर्ड ने। लेकिन अगर ऐसा होता तो पृथ्वी का विनाश हो जाता। जब ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ चक्कर काटता हुआ नाभिक में आके गिरता तो नष्ट हो जाता, परमाणु नष्ट हो जाता, तो फिर पृथ्वी नष्ट हो जाती। तो ये इनका कथन जो था गलत था। तो पहली कमी ये हो गई। अब आइए देखते हैं दूसरा कमी क्या था। देखिए, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, जबकि ऐसा नहीं है। अर्थात परमाणु केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है। अतः यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। देखिए, रदरफोर्ड ने क्या कहा, उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के जो चारों तरफ कक्षाएं हैं उसमें सभी कक्षाओं में घूमता रहता है। किसके, त्रिज्याओं की वृत्ताकार। देखिए, त्रिज्या है, इसके वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है, सभी कक्षाओं में घूमता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। यह मॉडल जो है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या था, असमर्थ था, गलत साबित हुआ था। तो यही था हमारा आज का वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको सारे टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कुछ कहना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।